वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ पॉलिटिकल गॉसिप। मेरे साथ हर बार की तरह आयुष है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार के लेड गवर्नमेंट ने एक कास्ट सेंसस कराया बिहार में। उसको कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सर्वे बोलेंगे। ये पूरी डिटेल आज हम लोग सेशन में समझेंगे। तो नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे कराया बिहार में, फिर उसकी रिजल्ट्स उन्होंने पब्लिश की, और रिजल्ट पब्लिश करते ही उस पर राजनीति चालू हो गई है। राहुल गांधी ने बोला कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। डिफरेंट कांग्रेस स्टेट्स जो जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उन्होंने बोल रहे हैं कि वहां पे कास्ट सेंसस कराएंगे। मध्य प्रदेश में वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो सरकार में आएंगे तो कास्ट सेंसस कराएंगे। राजस्थान में आई थिंक गहलोत जी ने बोल दिया है कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे कास्ट सेंसस होना चाहिए। भाजपा और मोदी सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। आज हम पूरा डिस्कशन जो रखेंगे वो रखेंगे कास्ट सेंसस है क्या, कास्ट सर्वे है क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन है पॉलिटिक्स पे, क्यों कांग्रेस इसे इतना उठा रही है या ऑपोजिशन इसको एक मुद्दा बनाना चाह रही है, और इसके क्या इम्पैक्ट इफेक्ट हो सकते हैं 2024 के इलेक्शन में। तो ये हमारा आज मूलतः एजेंडा रहेगा। आयुष हमारे साथ है। आयुष, आप राजस्थान तो से है। हाँ, राजस्थान में कितनी माहौल है जातिगत जनगणना की या कास्ट सेंसस की? कास्ट का तो देखिए, कास्ट का तो पूरा माहौल है कि मतलब कास्ट बेस्ड तो पूरा, जैसे लोग ये समझते हैं कई बार कि बिहार में कास्ट का ज्यादा रहता है, मतलब बिहार और यूपी में थोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान में जाएंगे तो पूरा वहां पे भी कास्ट इलेक्शन में पूरा कास्ट बेस्ड ही चलता है। चाहे वो माली कास्ट हो, अब जैसे एक एग्जांपल ही दूं मैं तो, माली कास्ट है हमारे यहाँ पे पास में हिंडौली विधानसभा है, तो वहां पे वैभव गहलोत जो है, अशोक गहलोत के बेटे, उनको हो सकता है प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो सब वहां पे चल रहा है कि तो और कास्ट सेंसस आ जाने से कि कौन सी कास्ट, अब जैसे गुर्जर कास्ट बोलते हैं कि हम ज्यादा है नंबर में, लेकिन हमें उस टाइप से रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। तो आई थिंक ये वाला जो है कि कास्ट के हिसाब से वो तो सब जगह ही है। और लास्ट आई थिंक 1935 में सेंसस जो है उसके हिसाब से ही कास्ट का नंबर चल रहा है। तो अब जो आप एक बार वो बताइए कि जो अभी आप कह रहे थे कि कास्ट सेंसस रिपोर्ट नहीं आई है, ये सर्वे आया, तो क्या डिफरेंस है? देखिए, 1930 जो आपने बताया, 1935 में, 1931 की बात है, 1930, 1930, 1921 की बात है, जब सेंसस हुआ था और कास्ट बेसिस सेंसस हुआ था। कास्ट बेसिक सेंसस का मतलब है कि जब सेंसस हो रहा था, जब हर घर में पूछा जा रहा था कि कितने लोग हैं, किस उम्र के हैं, तो वहां पे कास्ट भी नोट डाउन किया गया था। 1931 के बाद किसी भी सेंसस होती रही है, सेंसस हर 10 साल में इंडिया में होती है, जिनको हम जनगणना के नाम से जानते हैं। तो हर 10 साल में उसके बाद सेंसस होती रही, पर कभी भी कास्ट नहीं पूछा गया है। ठीक है। तो जनगणना जो है, जो सेंसस है, वो इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। सेंसस सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की राइट नहीं है कि वो सेंसस करा पाए। तो जो इंडिया का जब संविधान बना तो सेंट्रल लिस्ट बनी, स्टेट लिस्ट बनी, कंकरेंट लिस्ट बनी। तो जो सेंसस का पावर वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को है नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बिहार में कराया गया, वो पहली बार बोले कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि हु आर यू, आपको अधिकार नहीं है कास्ट सेंसस, मतलब कोई भी किसी भी तरह का सेंसस कराने का। तो उन्होंने उसको रीमॉडल किया और बोला हम कास्ट सर्वे करा रहे हैं। अब सर्वे, आप पता है, सर्वे बहुत तरह की होती है। राजनीति में भी सर्वे होती है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या मुद्दा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। ऐसे बहुत तरह का, अनेकों तरह के सर्वे होते हैं। तो ये जो है, ये कास्ट सर्वे, ये सेंसस नहीं है, जनगणना नहीं है, ये एक सर्वे के रूप में किया गया है। अब इसका जो बेसिक दो डिफरेंस है मैं बताना चाहूंगा। पहला है कि जनगणना नहीं तो इसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं। जनगणना में क्योंकि एक पूरी बॉडी होती है जो सेंसस की है, रजिस्ट्रार ऑफ कुछ बोलते हैं उन्हें, पूरी बॉडी होती है, उसकी सिस्टम होती है, उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है जिस तरह से वो जनगणना कराया जाता है। ठीक है। उसके बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और उसको एक सरकारी आधिकारिक रूप की डेटा मानी जाती है, और उस डेटा के बेस पे आप
सब कुछ बनाते हैं, प्लान करते हैं। ये जो सर्वे है इसका कोई ऐसा है नहीं, ये मतलब जैसे हम लोग पॉलिटिकल सर्वे करते हैं कि भैया 20 लोग जुगाड़ो, देखो भैया क्या चल रहा है। तो वहां पे बिहार में भी अपने ऐसे 20 लोग नहीं जुगाड़े, उन्होंने अपने जो सिस्टम है, उनकी जो सरकारी टीचर्स है, सरकारी ऑफिसर्स, उन्हें मोबिलाइज किया और उनके थ्रू गांव गांव जाके, घर घर जाके पता करने की कोशिश की कितने जाति के कितने नंबर्स। पर उतने रिगरस चेक एंड बैलेंसेस इसमें नहीं है जितना सेंसस में होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि उतना ज्यादा लीगल भी नहीं है, आधिकारिक भी नहीं, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई स्कीम नहीं बना सकते, कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं ला सकते, बट इट हैज नो लीगल वैल्यू पर से जो एक सेंसस का होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, आई मीन कास्ट सेंसस और कास्ट सर्वे में जो अभी हुआ है बिहार में। भले ही ये लीगल ना हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई, अब बीजेपी की साइड से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि ये आंकड़े गलत हैं, या फिर कि ये आंकड़ों से हम सहमत नहीं है, इस टाइप का कोई बड़ा बयान नहीं आया। किसी किसी ने कह दिया वो बात अलग है, लेकिन तो आई थिंक कहीं ना कहीं आयुष एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाजपा की तरफ से बयान नहीं है, उस पे भी में आएंगे, पर जिनकी भी जाति कम निकली है वो तो बयान दे ही रहे हैं, मेरा घटा दिया गया है, हाँ हाँ हाँ, हमें कमजोर दिखलाया गया है। क्योंकि हम्म देखिए इसका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, हम्म ठीक है। अब किसी को 1% क्या कि एक कास्ट 1% है, बोली नहीं मेरी 8%, तो इसका कोई समाधान नहीं, इसका कोई जजमेंट नहीं। वो बोल रहे हैं कम गिना गया, लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आया ही नहीं गया पूछने के लिए, तो कैसे कास्ट सेंसस हो गया, ठीक है। तो डेफिनेटली किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नंबर्स पे क्वेश्चन नहीं उठाया, बट जिनकी राजनीति जाति के बदौलत चल रही थी, जो ऐसे जाति, उन्होंने जरूर, बहुत सारी जाति जिनके नंबर्स कम निकल के आए, उन्होंने बोला है कि सेंसस में गड़बड़ी है या फिर जानबूझ के ये गलत दिखलाया गया है। पर मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो मेरा एंसेस्ट्रल राज्य भी है, बल्कि मैं बहुत ज्यादा समय रहा नहीं हूं, बट मेरा एंसेस्ट्रल राज्य है। साथ में मैंने वहां के 4 इलेक्शंस बहुत क्लोजली देखे हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2015 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो और 2020 का विधानसभा चुनाव हो। तो ये 4 इलेक्शन में मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहा हूँ, बहुत क्लोजली कास्ट पॉलिटिक्स को देखने समझने का मौका मिला है, प्रैक्टिस करने का मौका मिला है। तो कास्ट के नंबर्स के बारे में तो मैं ये बहुत डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ब्रॉडली ये नंबर सही, मतलब 2.81% है कि नहीं ये मैं इस पे नहीं बोल सकता, पर 2.81 बोला गया कि वो 2.5-3% नंबर के हिसाब से वो नंबर सही। तो हर जाति का जो नंबर आया है, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं बिहार सरकार को, नीतीश कुमार के नेतृत्व को, कि उन्होंने कास्ट सेंसस कराया। और मेरी अनुभव, मेरी जो मैं घुमा हूं, गांव में घुमा हूं, जिलों में घुमा हूं, तो या जो नंबर उस समय बात होती थी, या जब चुनाव कराते हैं तो हम लोग भी सर्वे कराते हैं, पता करते हैं चुनाव के हिसाब से कि किसका वोट ज्यादा है, तो मोर और लेस इट मैचेस दैट नंबर। आधा परसेंट 1% ऊपर नीचे हो सकता है, बट ब्रॉडली ये मैचेस, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं ये अचीवमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहूंगा, और वहां से फिर पॉलिटिकल बातें चालू होगी। 2011 में जब भारत का सेंसस हो रहा था, जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो 2011 में सेंसस तो हुआ, पर भारत सरकार ने भी एक सोशल एंड इकोनॉमिक सर्वे कराया था, जिसमें उन्होंने लोगों से कास्ट पूछे थे भारत भर में। और अगेन ये रिपोर्ट पब्लिश कभी नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों ने बोला कि रिपोर्ट कचरा आ गई। रिपोर्ट मतलब अगेन मेरी कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, पर मैं जो पढ़ा हूं, जो समझा हूं, उसमें लोग ऐसे बताते हैं कि नंबर ऑफ कास्ट उस रिपोर्ट में कितनी है आप गेस कर सकते हैं? इंडिया में 4.6 मिलियन, 4.6 मिलियन, हाँ 46 लाख डिफरेंट जाति निकल के आ गई है, ठीक है। तो पॉइंट है कि मतलब अगेन कुछ बेसिक से ही नहीं रहे होंगे, एग्जीक्यूशन से नहीं रही होगी, प्लानिंग से नहीं होगी। तो वो ऐसी रिपोर्ट आई जो उसको 2011 में ही, 2014 तक यूपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पब्लिश नहीं किया। 2014 से अब 9-10 साल हो गए मोदी जी की गवर्नमेंट, उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो रिपोर्ट सही नहीं निकल के आई, मतलब कचरा ही निकल के आ गई, कोई पब्लिश नहीं हुई। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को जो बधाई दे रहा हूँ, इसलिए बधाई दे रहा था कि बिहार एक ऐसी राज्य जो सोशल इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है, डिजिटल पेनिट्रेशन, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी स्टेट्स में है इंडिया के।
इसके बावजूद भी उन्होंने एक मोर और लेस एक्यूरेट कास्ट सर्वे करके दिया है, जो मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए और बिहार के लिए। पर अभी जो जो भी नंबर्स आए, ठीक है, नंबर्स में अलग अलग कास्ट को यादव से इतने आ रहे हैं, वो इतने आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो चीजें इससे जो समझने वाली, जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं, एक तो ये कि पूरा इंडिया, जो भारत है, उसकी राजनीति पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, और दूसरा, क्योंकि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा इसका वो बधाई दी जा रही है, और नीतीश कुमार ने इसको ऐसे निकाला है कि हम इसको लाएं, तो क्या नीतीश कुमार की लीडरशिप इससे मजबूत हुई है, और कितनी? दो आपने बड़े बड़े अलग सवाल पूछी है, तो आई थिंक मैं पहले का हाँ, पहले जवाब देता हूँ, फिर दूसरे पे हाँ, आऊंगा, क्योंकि ये सवाल, पहला सवाल ही आपका इतना बड़ा है कि उस पर किताब लिखी जा सकती है। हाँ, 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 तो देखिए, ये एक कास्ट सेंसस क्यों है, क्या है, तो एक बैकवर्ड पॉलिटिक्स की एक अ, चाल है, ट्रम्प है, जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स की यूज होती है। हम बात करते हैं इंडिया में मंडल पॉलिटिक्स और कमंडल पॉलिटिक्स। तो जब मंडल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज अ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, और जब कमंडल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इट इज रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। अब अब ये जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, कोई नई नहीं है। ये एक, हम लोग बोलते हैं जाति है कि जाति नहीं। जाति ऐसी चीज है जो जाति नहीं, मतलब कास्ट इज समथिंग दैट डज नॉट गो। ठीक है। तो आप बात करते हैं राजस्थान में, हमारे बहुत मित्र आंध्र प्रदेश में काम किए हैं, मैंने कर्नाटका में काम किया है। तो ये बिहार या सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात नहीं है, इंडिया में हर जगह कास्ट एथनिसिटी प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, हर जगह पॉलिटिक्स से डिफाइन होती है। अब बात है कि बीजेपी का जो एक एजेंडा रहा है सिंस इट इज इट्स फॉर्मेशन और इट्स राइज टू द पावर, कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व हिंदुत्व मतलब रिलीजन बेस्ड डिवाइड क्रिएट करके या रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करके वो वोट को एकत्रित करते हैं। और मोदी गवर्नमेंट में आने से, मोदी जी के सरकार में आने से ये और बढ़ा है। ठीक है। तो जब रिलीजन डिवाइड बढ़ा है तो कास्ट लाइन धूमिल हुई। कास्ट लाइन जाएगी कभी नहीं, गई कभी नहीं है, पर धूमिल हुई। और रिलीजन लाइन बहुत सिग्निफिकेंट हुई। तो बीजेपी को हिंदूज में डिफरेंट कास्ट की वोट मिलते हैं ऑन द नेम कि वो हिंदू, न कि वो राजपूत है, गुज्जर है, यादव है या माली। ठीक है। बीजेपी ये नैरेटिव को या ये पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, क्योंकि दैट गिव्स बीजेपी एन एडवांटेज एंड बेस्ट पॉसिबल वे टू रिगेन द गवर्नमेंट और रिगेन द मैंडेट। ये चीज अब ऑपोजिशन को समझ में आई 9 साल बाद, कि भैया बीजेपी अपने जो मुद्दा पे खेल रही है उसे तो मजबूत बनाती जा रही है, चाहे राम मंदिर हो, चाहे भी मोदी जी का भी 1-2 दिन पहले फोटो देख रहे थे उत्तराखंड में पिथौरागढ़ गए हैं, बहुत आरती कर रहे हैं। तो अगेन ऑल दोज आर रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। तो उसे काटा जाए तो काटा कैसे जाए? तो उन्होंने बोला कि भैया कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं आएगी, तब वो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स को ट्रम्प नहीं कर पाएंगे, तो हमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स लानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये बात आई कि कास्ट सेंसस की, और कास्ट सेंसस की बात आई तो उसके बाद ये भी बात आई कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या फिर राहुल गांधी कह रहे जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ठीक है। तो वर्ड्स जो भी बोल लीजिए, मोर और लेस ये है। तो ये बात आई, अगेन ये बात बहुत समझने की है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ ये आई है क्योंकि वो ये कास्ट कार्ड रिलीजन कार्ड को, भाजपा के रिलीजन कार्ड को ब्लेंड कर सके और 2024 में इलेक्शन में बेनिफिट हो सके। ठीक है। अब लोग बोलेंगे नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, रिएक्टिव क्यों, ये क्यों है, क्योंकि इसके मैं इतिहास में थोड़ा ले जाना चाहूंगा। इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि इसकी ओरिजिन, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की ओरिजिन, मतलब बैकवर्ड पॉलिटिक्स इंडिया में हमेशा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर रहे हो, कर्पूरी ठाकुर रहे हो, राम मनोहर लोहिया रहे हो, सब बिहार में जगदेव प्रसाद रहे हो, सब ने इसको आगे बढ़ाया। दूसरा बात, ये जो कास्ट ने ये जो नंबर्स फेंका है, ये भी कोई नई नंबर नहीं है आयुष। मोटे मोटे में नंबर फेंका है, फॉरवर्ड कास्ट को 15% बताया है और बैकवर्ड कास्ट को 85% बताया है। और राहुल गांधी भी इसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं देश में, और बोल रहे हैं बताइए इतनी ये प्रोपोर्शन खराब है,
ठीक है, कि देश में 80%, 85% बैकवर्ड है, पर बताइए कितनी गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी ओबीसी है। तो ये बात वो खेल रहे हैं। पर ये बात 1970 1980 में बोला गया है। 1980 70 80 में कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जगदेव प्रसाद ने बोला है कि मतलब 15% का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 15% का राज 85 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये नंबर्स तो आज आप बता रहे हो कि नंबर का सेंस है, पर ये नंबर्स और इसकी पॉलिटिक्स 1970-80 से चल के आ रही। तो इसका कोई बहुत ज्यादा उस टर्म में इंपैक्ट नहीं है कि भैया पता चल गया बैकवर्ड नंबर्स कितने। ये नंबर्स सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में लोगों को पता रहा है और लोगों ने इसके राजनीति में इस्तेमाल भी किए। मैं जानना चाहूंगा बैक टू 1990, जब ये पॉलिटिक्स की, बैकवर्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, जब उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मंडल कमीशन की कुछ वो इंप्लीमेंट करते हैं। वो 27% आरक्षण ओबीसी को जॉब्स में इंप्लीमेंट करते हैं, वो प्रस्ताव लाते हैं। उस समय वो भाजपा के समर्थित वो थे। उस समय राजीव गांधी ने उस आरक्षण का विरोध करते हुए बोला था कि इट इज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड इंडिया ऑन अ कास्ट लाइन्स। आज राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? अपने पिता को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आई थिंक वो हाँ, मतलब पूरा वो भी है ना कि कौन सा जो 15% 85% की आप बात कर रहे हैं, 15% क्योंकि पूरा एक टाइम पे कांग्रेस के साथ होता था, आज वो 15% पूरा खिसक के बीजेपी के साथ हो गया है, तो वो 85 पे अब वो एग्जैक्टली। तो मतलब बोलने का मतलब है कि इसकी राजनीति हमेशा हुई थी। आज आपको इस राजनीति की जरूरत है तो आप ये राजनीति कर रहे हैं। 30 साल पहले आपके पिता को ये राजनीति की नहीं जरूरत थी, तो वो राजनीति नहीं कर रहे थे। जो बात कही जाती है कि ओनली आइडियोलॉजी जो है वो अपॉर्चुनिज्म है, वो आई थिंक यहाँ पे फिट बैठती है इस एग्जांपल से भी। मतलब चरितार्थ हो रही है, मतलब दिख रही है कि मतलब कैसे आइडियोलॉजी, जिन्होंने कास्ट से मतलब आरक्षण का विरोध किया, वो आज बोल रहे हैं कि जिसकी आबादी उतना हक। ठीक है, चलिए। तो वो विरोध होता है, कांग्रेस का मंडल कमीशन लागू होता है। मंडल कमीशन लागू होता है, उससे बहुत सारे बैकवर्ड पॉलिटिशियन उस समय से लेकर आज तक डिफरेंट स्टेट्स में, खास करके हिंदी बेल्ट में, इमर्ज होते हैं और सत्ता को काबिज करते हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वह बहन मायावती हो, कर्नाटका में सिद्धरमैया हो, आपके राजस्थान में अशोक गहलोत हो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हो, कहीं ना कहीं उनका ये कॉन्फिडेंस, उनकी ये राजनीति को बूस्ट देने का काम मंडल कमीशन से हुआ। एक इमरजेंस ऑफ बैकवर्ड पॉलिटिक्स होती है। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2014 या पोस्ट 2014। अब बीजेपी ने एक कोलिशन ऑफ हिंदुत्व बना लिया है, जिसमें ओबीसी भी उनके साथ है, फॉरवर्ड भी उनके साथ है, और ऑपोजिशन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इनसे, मतलब 2024 का चुनाव कैसे लड़े, कैसे नहीं लड़े। तो वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि बैकवर्ड्स के साथ अन्याय हुआ है, बैकवर्ड्स को पीछे छोड़ा गया है, बैकवर्ड्स को कोई सरकार नजर नहीं रहती है, बैकवर्ड अनरिप्रेजेंटेड है। ये सारी बात हो रही है और इसके लिए अभी की सरकार दोषी है। जातिगत जनगणना कराया जाए और फिर जितना आरक्षण, जितना जो भी जनसंख्या आती है उसके बाद क्या करा जाए, इसकी क्लैरिटी किसी को नहीं। बिहार में सेंसस हो गया हो, पर उसके आगे करना क्या है ये अभी तक मुख्यमंत्री ने बोला है। कांग्रेस भी, राहुल गांधी भी चीख चीख के बोल रहे कास्ट सेंसस होना चाहिए, बट कास्ट सेंसस होने के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। तो कास्ट में क्या है, भैया नंबर तो आ जाएंगे आपके पास, पर वो नंबर का करोगे क्या? वो नंबर आने से किसी की हालत सुधर जाएगी ऐसा तो है नहीं। इंडिया में मैं आपको बताना चाहूंगा आयुष, जो सेंसस होते हैं वो उसमें कास्ट वाइज नहीं होता है, पर SC ST मुस्लिम नंबर आते हैं। तो SC ST मुस्लिम की तो आपके पास हमेशा नंबर्स है। नहीं, लेकिन SC ST को अगर हम देखें तो जितना उनका संख्या है उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को लेके कि अब ओबीसी का जितना, OBC EBC दलितों का जितना नंबर है उस हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो
कहीं ना कहीं देखिए, अगर बोल नहीं रहे हैं लेकिन एटलीस्ट लोगों के माइंड में ये परसेप्शन है कि कास्ट सेंसस मतलब कास्ट, और जो इनडायरेक्टली बोला भी जा रहा है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की, उतना रिजर्वेशन चाहिए। अब वो कहाँ वैसे पे आपने चाहिए? बहुत आसानी ढंग से बोल दिया, मैं आता हूँ, ये इतना आसान नहीं है। हाँ ये आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपने तो बोल दिया कि भैया एससी को जितनी पॉपुलेशन है इतनी रिजर्वेशन मिली हुई है, ओबीसी हाँ। भी, ओबीसी को जितनी होगी उतनी इससे लोग मान रहे हैं कि मिलेगी। ये लड़ाई अब वहां की रही नहीं। अब लड़ाई इस बात की कि एससी को तो रिजर्वेशन मिला, 15% के हिसाब से रिजर्वेशन मिला, हम्म पर एससी में जो डोमिनेंट एससी कास्ट है, हम्म जैसे बिहार में पासवान, हम्म यूपी में जाटव या चमार, ठीक हम्म है, राजस्थान में आई थिंक एसटी में आते हैं मीनास, हम्म ठीक है, उन्होंने रिजर्वेशन की मलाई या रिजर्वेशन का मैक्सिमम यूटिलिटी उन्होंने कर लिया। हाँ हाँ। जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग थे, जैसे आपके राजस्थान में भिल्स आते हैं, हम्म बिहार यूपी में पासी आते हैं, ठीक है, हम्म एससी में, ये कहीं ना कहीं और पीछे छूट गए। हम्म रिजर्वेशन मिलने के बाद भी इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ और कुछ खास कम्युनिटीज ने बेनिफिट ले लिया। तो ये तो एससीज है, में भी, ये तो हाँ, एक डेटा भी था कि 37% ऑफ द कम्युनिटी ने बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं लिया। तो ये तो एससीज में हुआ है, हाँ ओबीसी में भी हुआ है। हाँ। ओबीसी में जो भी प्रमुख कम्युनिटीज है, जो यादव्स है, जो क्वेरी है, जो कुशवाहा है, उन्होंने, अपर ओबीसी जिसको हम कहते हैं, अपर उन्होंने ओबीसी। बेनिफिट ले लिया है। पर जो बैकवर्ड, मतलब जो ओबीसी में जो बैकवर्ड है वो पीछा छूटा। हम्म हक की बात होगी तो जो लोअर ओबीसी वो भी अपना हक मांगेगा। हम्म वो भी बोलेगा कि भैया मेरी आबादी यदि 10% है तो मेरी रिप्रेजेंटेशन 1% क्यों है। तो अब वो वाली बात आ जाती है कि ओबीसी के अंदर फिर रिजर्वेशन करिए, मतलब वही ये बात है नेवर कि कैटेगरी पे एंडिंग करे, लूप है। सब कैटेगरी पे करे। बहुत लोग तो यहां तक डिमांड कर रहे हैं कि भैया मेरी जाति के हिसाब से रिजर्वेशन कर दो, हाँ मेरी हाँ, यदि जाति है तो मुझे मेरी 3% जाति है तो जाति के तीन हिसाब परसेंट से। का कर दो। तो ये हाँ, कहां तक जाएगी बात। ये तो और वहां पे भी चला ही है। महाराष्ट्र में तो मराठा कम्युनिटी के लिए कि जाति उसके बेस पे करिए आप रिजर्वेशन, ये हाँ, तो उसकी भी, और ऑलमोस्ट कर भी दिया था, मतलब वो। तो अगेन मेरा पॉइंट है कि आप जैसे ही, अब देखिए मैं थोड़ी राजनीति आपको समझाता हूं कि आपने बोला ओबीसी पे रिजर्वेशन करेंगे, यदि आपने बोल दिया कि अब ऑपोजिशन के पास ऑप्शन समझते क्या क्या, तो वो बोलेंगे भैया जितनी ओबीसी की आबादी है उतनी हम ओबीसी की रिजर्वेशन कर देंगे। इसमें कौन आपसे अलग हो जाएगा? जो लोअर ओबीसी है, वो बोलेगा साले रिजर्वेशन बाद हो क्या फायदा, फिर ये यादव कुर्मी कुशवाहा सारा फायदा ले जाएंगे, हम वही के वही ले जाएंगे, ठीक है, तो नाराज होंगे आपके लोअर ओबीसी। अब यदि पार्टी ऑपोजिशन बोलती है कि भैया नहीं, हम ओबीसी को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, अपर ओबीसी लोअर ओबीसी, ठीक है, क्यों? क्योंकि लोअर ओबीसी का पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिजर्वेशन ज्यादा लोअर ओबीसी को मिल जाएगा, तो अपर ओबीसी नाराज हो जाएगी कि भैया मतलब मेरा आपने काट दिया। हाँ हाँ। तो अगेन जो और ऐसा, अभी आई थिंक बीजेपी को मेन डर यही है, इसीलिए वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनका अपर ओबीसी उनका बहुत अच्छा वोट बैंक हो गया है क्रिएट, वो कुछ भी करते नहीं हैं मतलब तो मेरे ख्याल से बीजेपी का तो ये है कि बीजेपी को इस लाइन में जाना ही नहीं, ये गेम खेलना जाना ही ही नहीं, नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि बीजेपी यदि गेम, फिर ये गेम चालू हो गया ना। हाँ, ये गेम अभी उन्होंने कहा भी, मोदी जी ने अभी कहा कि मेरे लिए तो एक ही कैटेगरी है जिसको आरक्षण, मतलब वो इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि पुअर, गरीब लोग हैं जिनको कि आगे बढ़ने का हक मिलना चाहिए, तो जिस भी हिसाब से। लेकिन इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है कि दोनों लोग देखिए, एक एक एनालॉजी है, ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कहती है कि आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पूजा तो आप राम की कर रहे हैं, कि आरती तो आप राम की उतार रहे हैं। पर अपोजिशन ऑफ इंडिया जो है वो कह रहा है कि आरती तो आप राम की उतार रहे हैं लेकिन चांदी के दिए से उतार रहे हैं या मिट्टी के दिए से उतार रहे हैं, वो डिफरेंस है, और वो हम इसको बराबर करना चाहते हैं, सबको समान दिया देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब वो चल रही है लड़ाई। अब आपको पर क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी ने कास्ट को लेके थोड़े से एक दो बयान आ गए थे 2015 के इलेक्शन में, 2015 के जब थे तो मोहन भागवत का, और बीजेपी के नहीं डायरेक्टली, लेकिन हाँ सबको समझ में आता ही है कि अगर वहां से भी कुछ बयान आता है कास्ट से रिलेटेड, तो वैसा माना जा रहा था कि वो एक बहुत बड़ा उनको डिसएडवांटेज हो गया था। कोर रीजन वो था या नहीं था वो अलग बात है, लेकिन उसको एक बड़ा रीजन माना गया था कि कास्ट की वजह से उनको नुकसान हुआ था। तो आप कैसे इस चीज को देखते हो?
आई थिंक इसलिए बीजेपी बहुत बहुत केयरफुल है। आप देखेंगे तो कोई भी बयान बीजेपी का नहीं आ रहा है, प्रो और अगेंस्ट दोनों नहीं आ रहा है। मतलब मोदी जी ने भी जो लाइन पकड़ा कि देश में तो हमारे एक वो है पूरा, इट्स अ न्यूट्रल लाइन, मतलब इट्स अ कि गेम, मुझे ये गेम खेलना ही नहीं, मैं दूसरा गेम की बात कर रहा हूँ। ये तो बीजेपी का अप्रोच जो है वो मेरे ख्याल से इट्स वेरी केयरफुल अप्रोच, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, दिस इज डबल एज स्वॉर्ड फॉर ऑपोजिशन एज वेल, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पर ऑपोजिशन के पास है कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ही हैव टू प्ले द डबल एज स्वॉर्ड, कि वैसे हारे या ऐसे हारे, ठीक है। तो एक यहाँ पे तो एक लाइट तो दिख रही है कि यहाँ पे लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तो वो है। बीजेपी पावर में है तो वो कुछ भी करके पावर लूज करना नहीं चाहेगी, तो वो ये डबल एज स्वॉर्ड में फंसना नहीं चाह रही है। सो दे आर बीइंग वेरी 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 केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू इट करेंटली। तो आई थिंक ये केयरफुल अप्रोच वो रखेंगे, और वो थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में कि ऑपोजिशन कितना इस पे आगे जाती है, क्या क्या बोलती है, और जनता पे क्या चिपकता है, कि जनता पे चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है, जनता कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि अगेन जैसे मैं बताया कि अभी तक वो कंप्लीट पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है। तो कंप्लीट पिक्चर होगा तो हो सकता है ऑपोजिशन कोई सेल्फ गोल कर दे, जैसे हम बता रहे थे कि उन्होंने रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर दी तो लोअर ओबीसी नाराज होकर बीजेपी के पास आ जाए, वैसा वर्षा कुछ भी हो जाए। तो बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, केयरफुल अप्रोच अपना रही है, और ये वेट कर रही है कि ऑपोजिशन कुछ ये ज्यादा उत्सुकता में ज्यादा में कुछ सेल्फ गोल कर दे, और जिसका उसको एक बेनिफिट मिल जाए। मेरे ख्याल से पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने 2015 का एक बयान का एग्जाम्पल दिया, पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि रिजर्वेशन देने से या रिजर्वेशन की बात करने से कोई चुनाव जीत जाए, ऐसा मुझे पॉलिटिकली लगता और दिखता नहीं। मैं इसके दो बहुत बड़े एग्जाम्पल देश में देना चाहूंगा। एक देश में यदि किसी ने आरक्षण लाया तो उसका पूरा और पूरा राइटफुली वो जो जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर साहब को जाता है, ठीक है, जिन्होंने दलित के लिए या जो भी इंडिया में रिजर्वेशन की उन्होंने किया, और उनको कितना उस नेहरू समय, तो अगेंस्ट थे इसके, नेहरू तो सख्त खिलाफ थे। हाँ, तो कितने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितने सक्षम नेताओं के साथ उनको वाद विवाद या राजनीति में लड़ाई लड़ना होगा जिसपे वो आरक्षण ला पाए। वो कफल सफल राजनीति के नहीं बन पाए। मुझे याद आता, याद है वो कभी चुनाव भी नहीं जीत पाए। हाँ, वो हार गए थे किसी, तो लड़े जिन्होंने देश में आरक्षण के जो जनक है वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, जब हम लोग बात करते हैं मंडल पॉलिटिक्स, ओरिजिन क्या है, वीपी सिंह 1990 में उन्होंने वो भी हार गए। वो लाया, उन्होंने 27% ओबीसी को जॉब दे दिया, और उस समय जब ये जॉब हुआ था तो बहुत राइट सी हुई थी, मतलब फॉरवर्ड ने भी रोड पे आके दंगा हुए थे, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड की हिंसात्मक हुई थी। मुझे याद है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने अपने आप को आग लगा लिया था, ठीक है, मतलब बात यहां तक गई थी, मतलब इतने डेंस मूवीज में भी वो दर्शाया जाता है, इतने माहौल हो गए थे, इतने मतलब इतने हाइप, इतने पॉलिटिकल हाइप, इतने रिजर्वेशन हाइप के बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनाव हार जाते हैं। तो मतलब सदा कि मतलब ओबीसी को सबसे बड़ा वरदान आज के को मिला हुआ है तो वो आरक्षण वीपी सिंह के द्वारा मिला हुआ है, एससी को मिला हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मिला हुआ है। दोनों पॉलिटिकल फेल हो गए, दोनों एविडेंस। तो रिजर्वेशन की बात करना, रिजर्वेशन देना, चुनाव का इम्पैक्ट वो मुझे अभी क्लियर समझ में नहीं आया, नहीं आ रहा। हाँ, पर मेरे को लगता है कि आप ये ठीक है कि रिजर्वेशन अब उन्होंने दे दिया है ना, अगर वो अपोजिशन ये कह के आता, अगर उस टाइम पे ये अभी मान लीजिए कोई रिजर्वेशन के खिलाफ ये कह दे कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे, तो सीधा, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पेट पे सीधी लात पड़ रही है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए वो साइकोलॉजी में बोलते हैं ना, वो फियर सबसे मजबूत इमोशन होता है। हाँ, हटाना इज अ फियर इमोशन, लाना इज नॉट अ फियर इमोशन। ठीक है, तो फियर इमोशन आप जब से डर रहे होते हो तो सबसे ज्यादा रिएक्शनरी होते हो, तो सबसे पावरफुल इमोशन होता है। तो आई थिंक ये उसका बात है रादर देन, आई डोंट थिंक कि चाहे बीजेपी कुछ भी बोले, ये वो नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटा देंगे, या फिर आएगा हम नहीं करेंगे,
वो क्योंकि इस चीज पर तो केयरफुल है, तो फिर डायरेक्टली हो सकता है इतना बड़ा ना हो। लेकिन बात फिर वो भी है कि अपोजिशन के बाद में पास में सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा अभी यही है। ऐसा कुछ अब देखिए अगर और कुछ निकल के आता है, पर अभी नहीं, आज के मेरे ख्याल से तारीख एक दो में। मुद्दा पे तो और वो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ। इसके साथ मेरे ख्याल से वो पुरानी पेंशन के मुद्दा पे भी जाएंगे, क्योंकि हम्म। जिस जिस स्टेट पे वहां वो लागू कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस आंदोलन इसके साथ एक पुरानी पेंशन की मुद्दा को भी वो नेशनल मुद्दा बनाने की जरूर हाँ। कोशिश करेंगे। विथ ऑल द मुद्दा हो सकता है गैस सिलेंडर को भी 500 रुपए में लेने की बात करें, बट ये दो तीन मुद्दा जो मुझे क्लियर दिख रहा है जिसपे ऑपोजिशन जाएंगी जाएंगे, वो तो इस पे जाएंगे ही। हम्म, ठीक है। बाकी बाकी और क्या, जैसे ये तो हो गया ठीक है कि इन पे क्या वो रहा। एक और सवाल हम डिस्कस कर रहे थे कि नीतीश कुमार की इमेज पे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या आपको लगता है इस चीज का? देखिए, नीतीश कुमार एक बड़े बिहार के बैकवर्ड लीडर हैं। तो उनकी ये बैकवर्ड लीडर वाली इमेज और स्ट्रांग ही होगी यहां से। ठीक है, एक मजबूत नेता के तौर पे होगी रहेंगे। पर मेरे ख्याल से ये जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ, ये इस सवाल का भी जवाब है और पिछले का भी कनेक्शन है। देखिए, ओबीसी हम बोल देते हैं, ओबीसी एक होमोजिनस ग्रुप है नहीं, ये हम्म। हेट्रोजिनस ग्रुप। हम्म। हेट्रोजिनस ग्रुप का मतलब है कि कोई मैं आप या कोई भी दो ओबीसी कनेक्ट इस बात से नहीं होता कि दोनों ओबीसी, वो कनेक्शन नहीं होता। पर हम्म। दो लोग सेम जाति के तो कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम्म। होमोजेनस ओबीसी के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट बात करते हैं, पॉलिटिशियन बात करते हैं, सरकारें बात करती है ओबीसी का वोट, ओबीसी का वोट। पर मैं यदि बहुत प्रैक्टिकल ढंग से बोलूं तो ओबीसी का वोट कुछ है नहीं। हाँ, ओबीसी का। ओबीसी का वोट इज अ 50 डिफरेंट वोट्स हाँ। बंडल्ड इन ओबीसी। हम्म। हम्म। कोई ओबीसी की वजह से किधर भी वोट नहीं करता है। हम्म। वो यादव होने की वजह से किधर भी वोट करता है, वो कुर्मी होने की वजह से किधर भी वोट करता है, वो कुशवाहा होने की वजह से किधर भी वोट करता है, वो निषाद होने की वजह से किधर भी वोट करता है। हम्म। ठीक है, या वो पासवान होने की वजह से वोट करता है, वो ओबीसी के होने की वजह से कोई वोट नहीं करता है। तो आई थिंक जो ऑपोजिशन ओबीसी ओबीसी कर रही है, ये मेरे ख्याल से बहुत सुपरफिशियल टर्म है पॉलिटिकली। ओबीसी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करती, ओबीसी ऐसी चीज जो आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी ओबीसी में इंक्लूड कर पाई है, ओबीसी का नाम लेकर नहीं, ओबीसी में इंक्लूड कर पाई है बिकॉज दे हैव बीन एबल टू इंडिविजुअली आउटरीच टू स्पेसिफिक ओबीसी कास्ट। उन्होंने ओबीसी कास्ट को इंडिविजुअली आउटरीच किया है, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को अपनाया है, उनके कल्चर ट्रेडिशन को सेलिब्रेट किया है, उनके लीडर को पोजीशन दिया है, उनके लीडर को नेता बनाया और वो कास्ट का वोट लिया। ऑपोजिशन को भी ये आई समझना थिंक पड़ेगा और ये करना पड़ेगा यदि उन्हें भी ये गेम जीतना है तो। पर आई थिंक अपोजिशन जो ट्राई कर रही है या फिर जो करना चाहते हैं वो एक कलेक्टिव उस चीज पे कि जो बीजेपी है वो ओबीसी विरोधी है। वो ये इसका मतलब ये नहीं है ओबीसी विरोधी है कि कुछ किसी कास्ट के विरोधी है। उनका बेसिकली जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये आरक्षण विरोधी है। आरक्षण हट सकता है अगर ये चलता रहा तो ये फीलिंग अगर वो किसी तरह से एग्जैजरेट कर पाए लोगों एग्जैक्टली, तक। मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस इज प्रोबेबली नॉट एट द राइट लाइन। क्योंकि हम्म। पहली चीज, क्योंकि वो ओबीसी के अंदर कास्ट में खेल नहीं रहे, जो हम्म। बीजेपी के स्ट्रेंथ पॉइंट है। दूसरी हम्म। बात आपने बताया कि डेफिनेटली हमने जो बात की कि फियर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन। हम्म। तो ये बात अभी नहीं कर रहे कास्ट मतलब रिजर्वेशन हट जाएगा, वो ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे। वो हम्म। बोल रहे कास्ट सेंसस होना चाहिए। हम्म। ठीक है, अब आप बीजेपी को बोल रहे एंटी ओबीसी पार्टी, आप जो बोले छवि बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम्म। हम्म। जब देश के 75 साल के इतिहास में देश में दो ओबीसी प्रधानमंत्री हुए, हाँ। हाँ। एक साउथ इंडिया से, वो हम्म। कलिका समाज से एचडी डोगोरा, हम्म। और एक नरेंद्र मोदी, हम्म। 10 साल से जो है हम्म। प्रधानमंत्री। 75 साल में यदि किसी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया तो हम्म। भाजपा ने बनाया। हम्म। हम्म। 75 साल में 40 साल 50 साल कांग्रेस की शासन रही होगी हाँ। हाँ। मोटे तौर पे, उन्होंने एक भी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हाँ। और वो भाजपा को बोल रहे हैं कि आप ओबीसी विरोधी हैं, हम्म। पार्टी विच हैज अ ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। तो ये कितना आई फिट थिंक। बैठेगा, मुझे एक डाउट। एक सेकंड आयुष, 2 पॉइंट और है। हाँ। फिट बैठेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप भाजपा की कैबिनेट भी देखेंगे
राज्य के भी भूल जाए, स्टेट कैबिनेट भी देखेंगे, हाँ तो उनका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल हाँ हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन एवर। और ओबीसी में आप देखेंगे तो ओबीसी में बहुत सारे जातियों का रिप्रेजेंटेशन, इट्स नॉट कि मतलब वो आपको रेनबो ऑफ कास्ट दिखाई देगा वो रिजर्वेशन। बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने एक ओबीसी को की नेशनल कमीशन बनाई है, ठीक है। तो ये सारे काम बीजेपी ने किए। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई, when they lost the government, अगेन मैंने पढ़ा है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बोल पा रहा हूं, बट मैंने कई रिलायबल सोर्स से पढ़ा है कि उस समय कांग्रेस इन इज इंटायर कैबिनेट ऑफ 70-80 कांग्रेस की तरफ से जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उसमें सिर्फ एक ओबीसी मिनिस्टर्स थे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज 2008 में हुआ था, आप आयुष उस समय पढ़ रहे होंगे, आपको ध्यान होगा, 2008 में रिजर्वेशन इन एजुकेशन लाया गया था, जब आईआईटीज में सब जगह सारे बड़े, वो पहले से नहीं था, पहले जॉब में था, 2008 में एजुकेशन में लाया गया था। वो लाने वाले कौन थे? अर्जुन सिंह, एचआरडी मिनिस्टर। उन्हें डंप किया कांग्रेस ने, उनको 2009 से 2014 तक में सरकार में जगह नहीं मिली, ठीक है। तो ओबीसी मतलब कांग्रेस ने 2004 से 2014 में जब कांग्रेस का जो पूरा कार्यकाल रहा उसमें कांग्रेस ने ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है, सो दैट दे कैन विन द ट्रस्ट ऑफ द ओबीसी। रीजनल पार्टीज डेफिनेटली ट्रस्ट विन कर सकते हैं, जो ओबीसी बेस्ड पार्टी है, जैसे नीतीश कुमार की मैंने बात की, लालू जी की बात की, सिद्धरमैया साहब की बात की, गहलोत साहब की बात की, अखिलेश जी की बात की, ठीक है, अजीत सिंह के परिवार की बात की। ये रीजनल पार्टी, ये फिर भी एक बार जीत सकते हैं, पर कांग्रेस अभी ओबीसी से बहुत दूर है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो एक, जब वो कांग्रेस फुल फ्लेजेड थी, जब कांग्रेस पूरी कांग्रेस थी, जब पूरा देश कांग्रेस का था, तब भी आप याद करेंगे तो कांग्रेस की जो जो 3-4 मेजर चंक्स ऑफ वोटर्स होते थे, वो होते थे ब्राह्मण्स, वो होते थे मुस्लिम्स, वो होते थे SC STs। तो कांग्रेस अपने पीक पे भी उनका ओबीसी बहुत ज्यादा कोर वोटर नहीं रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस ऐसे को साधना चाह रही है जो उनका कभी नहीं रहा है प्रोबेबली, ठीक है। तो अगेन प्रोबेबली वो हो, पर इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवर 8 months, 9 months, 12 months। आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखिए कितना सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा उनका नैरेटिव, लेकिन जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है वो कहीं ना कहीं है कि आरक्षण विरोधी बीजेपी या कुछ इस टाइप का। अब वो नहीं हो सक्सेसफुल, बोल नहीं रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ मतलब हाँ वो तो मतलब है। वो यदि मेरे ख्याल से एकदम मैं आपसे एग्री हूं कि यदि वो ये नैरेटिव बनाए कि भाजपा रहेगी तो संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि पब्लिक ज्यादा वो हो। हाँ पर हाँ ये बोलना कि भाजपा ओबीसी विरोधी है, मेरे ख्याल से ये ये कांग्रेस बन नहीं नहीं, चिपका पाएगी। हाँ हाँ ये तो नहीं बन पाएगा क्योंकि वही है, स्टैट्स भी एक चीज होती है तो इसकी वजह से भी नहीं बन पाएगा। बाकी तो एक चीज नीतीश जी पे हाँ कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगेन नीतीश जी का एक ओबीसी लीडर, एक बैकवर्ड लीडर के तौर पे ब्रांड बिहार में भी और देश में भी एक मजबूत, मतलब ऑलरेडी मजबूत नेता रहे, मजबूत हुआ है। पर अगेन इससे उनको एडिशनल वोट का फायदा हो जाएगा ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन ओबीसी इज नॉट अ होमोजेनस ग्रुप। ओबीसी डिफरेंट कास्ट में बहुत गंदे तरीके से बटे हुए हैं। यदि वोट का फायदा करना है तो इंडिविजुअल कास्ट को आउटरीच करना पड़ेगा, उन्हें अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी ऑपोजिशन को और कांग्रेस को या नीतीश कुमार को फायदा हो सकता है। नहीं तो आई थिंक ओबीसी ओबीसी कहने पर न्यूज बढ़िया बनते जाएगी, पर मुझे नहीं लगता है कि जमीन पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए ठीक है। और एक एक मुस्लिम वाला पॉइंट था कि अगर 1931 से अभी का देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन में काफी वो आया था इंक्रीमेंट, आई थिंक उसमें रहा है। और मुस्लिम्स पूरा, क्योंकि हर जगह पे मुस्लिम सारे ओबीसी में नहीं है, कुछ जगहों पे कुछ मुस्लिम्स ओबीसी में है, कुछ जनरल में भी है आई थिंक। तो उसका आई डोंट थिंक जो आप कह रहे हैं कि अब जैसे मुस्लिम को ही देख लें तो मुस्लिम्स ऐसा नहीं है कि ओबीसी से बहुत ज्यादा रिलेट करके वोट किसी को देंगे, उनका अपना वो एज अ मुस्लिम ग्रुप ज्यादा अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं रादर देन
कि मतलब बहुत ही, मैं कहूंगा महीन धागे से भी नहीं जोड़ते होंगे उस चीज को कि हम ओबीसी हैं तो आप कैसे इसको आई थिंक पहले ये समझना होगा कि जैसे हिंदूज में हम बात करते हैं 85-15, 85% बैकवर्ड है, 15% फॉरवर्ड है। मुस्लिम में भी नॉर्मली दिस इज द केस कि 80-85% बैकवर्ड मुस्लिम है और 10-15%, 15-20% फॉरवर्ड मुस्लिम। ठीक है, अब ये डिवीजन कहाँ आएगी या कहाँ आ सकती है, समझने की जरूरत है। देखिए, देश लेवल पे ये डिवीजन जो आप बोल रहे हो एकदम सही है, नहीं आएगी, पर ये डिवीजन कहीं कहीं आ सकती है। कहाँ कहाँ आ सकती है, वो ऐसे एरिया में आ सकती है जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में, मुस्लिम डोमिनेंट्स में। क्योंकि आपको याद होगा, बिहार में काम किए हुए हैं, तो एक तो जाति पे राजनीति होती है, पर जहां जहां पे जाति की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, वहां पे जाति में सब जाति में वो राजनीति होने लगती है, फिर जाति भी सब जाति में बट जाती है। हाँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ हिंदू की जनसंख्या कम है, मान लीजिए आज के दिन में कश्मीर में, केरला में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पे हिंदू जाति में बहुत ज्यादा नहीं बटे हुए। या आप बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में लोग जाते हैं, तो हिंदूज और हिंदूज तो वहां पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पे जनसंख्या ही कम है, अब क्या बटेंगे इतने कम। बंटवारा कब होता है? जब चीजें बड़ी होती है। हिंदू की जनसंख्या जब बड़ी होती है तो जाति में बंटते हैं, जाति की जनसंख्या जब बड़ी होती है तो सब जाति में बंटते हैं। अभी जो मराठा, जो आप आरक्षण की बात कर रहे थे, तो बेसिकली सब जाति की लड़ाई, क्योंकि मराठा में दो है, मराठा और मराठा कुणबी। तो कुणबी एग्रीकल्चर है, उन्हें आरक्षण प्राप्त था, मराठा को नहीं प्राप्त। तो अगर यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो सब जाति में बांटी हुई है। तो मुस्लिम्स जहां पे पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, ऐसी एरिया जहाँ पे 60%, 80% जनसंख्या है, ठीक है, और वहां पे 80% बैकवर्ड मुस्लिम्स, और वहां के एमपी एमएलए 50 सालों से फॉरवर्ड रहे, वहां पे ये सेंटिमेंट्स आ सकती है, इन्वोक हो सकती है, और वहां पे फर्क हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगेन, बिहार में सीट है किशनगंज, अररिया, जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 60-70%, 70-70% है। उसमें से अररिया सीट जहां पे मुस्लिम 50% से अधिक है, वहां पे बीजेपी प्लस जदयू ने पिछली बार सरकार बना ली, मतलब एमपी सीट जीत गए। कैसे जीत गए? बिना मुस्लिम की यदि पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, तो बिना मुस्लिम डिवीजन का तो सीट नहीं जीत सकते थे ना। तो कुछ तो डिवीजन या हुआ होगा। तो आई थिंक ये ज्यादा जनरली इंडिया लेवल पे इसका कोई मायने नहीं रखता है, पर कुछ सीट्स जहां पे ये है, जहां पे फॉरवर्ड डोमिनेट कर रहे होंगे, मुस्लिम फॉरवर्ड डोमिनेट कर रहे होंगे, मुस्लिम की जनसंख्या वहां अच्छी होगी, तो वहां बैकवर्ड अपनी रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि इससे फायदा बीजेपी को होगा, बट बैकवर्ड मुस्लिम्स थोड़ा वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ भाजपा एक आउटरीच चलाने की कोशिश कर रही है। भाजपा उसको, बैकवर्ड मुस्लिम को पसमंदा मुस्लिम बोलती। तो बीजेपी का एक आउटरीच चलाने का प्रयास है पसमंदा मुस्लिम्स के लिए, कि वो पसमंदा मुस्लिम्स की वोट ना भी ले पाए, तो पसमंदा मुस्लिम को सॉफ्ट कर पाए अपने प्रति। ठीक है, तो ये भाजपा का एक आउटरीच है। पता नहीं कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, इट्स अ लॉन्ग शॉट। बट मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बोला कि मुस्लिम्स, ओबीसी मुस्लिम्स का कोई ऐसे डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इलेक्टोरली या पॉलिटिकली तो नहीं समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक इसको आज अपन ने इस टॉपिक को टच किया और काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस करी, और देखते हैं नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Yeah, yeah.